हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम रुक्मिणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 5 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को ही करेंगे। मैथ और रीजनिंग के लिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? तो ऑप्शन बी, पवनार, महाराष्ट्र से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। पूछा जाता है प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। अगर बात करें दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे कौन? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? तो तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 1 में। ठीक है, ब्रह्मदत्त तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? ये भी बता चुका हूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा अधिवेशन में। कब हुआ था ये? आपका 1939 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस बने थे। किसको हराकर? पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। कब? 1939 में इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के बाद किसकी स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में ही। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। पूछा जाता है कि त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने और किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कांग्रेस के जो आपका 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, उसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? 1906 में आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां पे? कलकत्ता में। उसमें स्वराज का झंडा किसने फहराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे पूछ लिया जाएगा 1906 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी पुस्तक जरूर ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी बुक है। ठीक है, आगे। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कई बार आ चुका है प्रश्न। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ऑप्शन ए, 1929 ईस्वी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1929 में आपका जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था इस अधिवेशन की? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? विलियम बेंटिक के समय में कौन सा सामाजिक सुधार हुआ था? दिया है सती प्रथा का उन्मूलन। बिल्कुल करेक्ट है, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन, ये आपका गलत है। दास प्रथा का उन्मूलन आपका 1843 में हुआ था। एलन बरो के समय में हुआ था। एलन बरो के समय में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना। सही है। ठगों के संगठित गिरोह का दमन, बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ठगी प्रथा का अंत जो है आपका 1830 में हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3, 4। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? पूछा गया बीपीएससी के द्वारा ये। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए, तबकाते नासरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तबकाते नासरी जो है आपका किसकी रचना है? तो मिनहाज ए सिराज की रचना है। मिनहाज ए सिराज की रचना है तबकाते नासरी। अकबरनामा की बात करें, किसकी रचना है? तो ये आपका अबुल फजल की रचना है। अबुल फजल की रचना है अकबरनामा। अगर बात करें तुर्क के
बाबरी अल हिंद, ये आपका क्या है, बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, आगे बढ़े। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान पूछ रहा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 326 में, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो नग्न होगा, यहाँ पे नग्न है के लिए एक शब्द को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिगंबर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिगंबर मतलब होता है नग्न। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। जैन धर्म की दो शाखा आपका दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। नेक्स्ट है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? अष्टांग हृदय किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ भट्ट की रचना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाण भट्ट की बात करते हैं तो बाण भट्ट की रचना ध्यान रखिएगा, हर्षचरित। हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की है। चरक की बात करें तो चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता चरक की रचना है। आगे बढ़ते हैं, 1151 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान या चौहान शासक कौन थे? 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था आपका? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, और जो आपका दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध, द्वितीय युद्ध में आपका गोरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की निर्माण हुई थी? देखिए, ये बहुत विवादित प्रश्न है। बौद्ध धर्म में जो है निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वैसे देखेंगे निर्वाण का मतलब क्या होता है? आपका मृत्यु होता है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में आपका कुशीनगर दिया है, और इसके पहले जो किरण का करवाया था उसमें बोधगया दिया गया था। निर्वाण की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति जो है बोधगया में। यूपी आरओ का पेपर हुआ था 2012 में, उसमें बोधगया आंसर लगाया गया है। ठीक है, थोड़ा विवादित है, मेरे हिसाब से इसमें बोधगया ही ज्यादा सही होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति से होता है, और मृत्यु का मतलब होता है आपका महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? तो किसने? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट मोंटगोमरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? सबसे पहले प्रश्न आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? हैदराबाद ये आपका किस देश में है? तो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 54 देश हैं, सबसे अधिक देश है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। अगर बात करें जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, तो जनसंख्या के हिसाब से आपका एशिया है, और क्षेत्रफल के अनुसार भी आपका एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका टिहरी बांध, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी पर बनाया गया है ये? तो भागीरथी नदी पर बना है, भागीरथी नदी पर। आपकी बार पूछा गया था कि ये किस वाद पर है? ये आपका संभववाद पर आधारित है, संभववाद पर यह आधारित है, पूछा गया प्रश्न है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। भाखड़ा नंगल की बात करें तो ये आपका किस पर है? सतलज नदी पर है। और हीराकुंड किस पर है? तो ये महानदी पर है। नेक्स्ट, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये आपका चिनाब नदी पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिनाब नदी पर एक परियोजना और ध्यान रखिएगा, बगलिहार परियोजना। बगलिहार परियोजना ये भी किस नदी पर है? तो आपका चिनाब पे है। नेक्स्ट,
ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? ग्रीनलैंड किसका भाग है? तो ये डेनमार्क का हिस्सा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ग्रीनलैंड जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ब्रह्मपुत्र के बारे में इसमें पूछा कौन सा कथन गलत है? पहला है यह तिब्बत में उद्दित होती आई, बिल्कुल सही है, तिब्बत से निकलती है। इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, ये भी सही है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है। दिबांग नहीं कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। देखिए ब्रह्मपुत्र के बारे में समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी आपका कहाँ से निकलती है? तो आपका तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील के पास निकलती है। इसे यहाँ पे क्या कहा जाता है? इसे यहाँ पे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। पूछा जाता है तिब्बत में क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो कहा जाता है। और भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यांग याप दर्रे से प्रवेश करती है। यांग याप दर्रे से यह प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहा जाता है? तो इसे दिहांग कहा जाता है। दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आपका ये कहाँ प्रवेश करती है? असम में। असम में से क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र आपका असम में कहा जाता है। उसके बाद ये आपका जब बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में से क्या कहा जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। तो सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली जल मार्ग की पहचान कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? तो आपका 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए, ऑप्शन ए। अब बात करें दक्कन मार्ग की, तो ये आपका दक्षिण अंडमान और लेटिन अंडमान के बीच में है। और ये पाक जलडमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? कौन सी पवन सहारा से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हबू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल में चलती है ये पवन। आगे, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यानी IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? लुप्त प्राय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जायंट अफ्रीकन स्नेल को। ऑप्शन ए। अगला है, निम्न में से कौन सा बृहत वृत्त है? बृहत वृत्त कौन सा है? तो आपका ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है यानी भूमध्य रेखा, आपका बृहत वृत्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? सिक्किम से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक राज्य। और कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कई बार आ चुका है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया हूँ पॉलिटी का, उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें सारे प्रश्न आ चुके हैं ये सब। अगला, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आचार संहिता कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? किस आर्टिकल में? कई बार बताया हूं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 52 में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? ये सब बीपीएससी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और सारा मैं करवा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके चैनल पर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका भाग ले सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा मतदान नहीं दे सकता है, मतदान नहीं दे सकता है, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? नगर पालिका के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 243 पी से जेड जी तक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर पूछा जाए नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे प्रदान किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किस अनुसूची में है ये, तो 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में है। अगर पूछा जाए इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 18 विषय हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है? पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है? तो ऑप्शन सी, ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति शामिल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 129 और 142, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य हो जाएंगे? भाग 3 यानी मूल अधिकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आर्टिकल 13 में कहा गया ये, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होता है। क्या विकल्प होते हैं? वह अपनी अनुमति दे सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। वह अपनी अनुमति को रोक सकता है, बिल्कुल सही है। वह विचार के लिए वापस भेज सकता है, बिल्कुल सही है। वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रह सकता है, ये गलत है। इसमें पूछा क्या है, असत्य कौन सा है? तो केवल आपका सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में डैश में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? अध्यादेश राज्य में पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो राज्य में आपका राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 ध्यान रखिएगा। और यही बात करें अगर राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है, आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? भारत किस आय वर्ग में आता है? तो आपका निम्न मध्यम आय समूह में आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी? यानी सिडबी की बात कर रहा है। सिडबी की स्थापना जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी होगा, 1990 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, नेवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी के संबंध में कौन सा कथन सही है? एनएनपी के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ना तो लाभ और ना ही हानि की स्थिति को डैश कहा जाता है। ना तो लाभ और ना ही हानि, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, लाभ अलाभ स्थिति कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन लागत में डैश शामिल नहीं होता है। उत्पादन लागत में क्या शामिल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में इनमें से कौन से बैंक शामिल नहीं होते हैं? ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में इनमें से कौन बैंक शामिल नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1969 में। ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है? करेंसी नोट कौन जारी करता है भारत में? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, यानी आरबीआई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो आपका वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संपत्ति को उसके मूल्य में किसी प्रकार की हानि के बिना बेचना या नगद में परिवर्तित करना सरल हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपका तरल आस्ति कहा जाता है। ऑप्शन बी। अगला है, किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग क्या होगा? तो उसका मार्ग आपका हो जाएगा एक परवलय।
ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण, तो इसमें दिया है वस्तु का वेग घट जाता है, गलत है। वस्तु का वेग स्थिर रहता है, गलत है। वस्तु का वेग शून्य होता है, गलत है। वस्तु का वेग जो है आपका बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायुदाब, गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायुदाब क्या होता है, तो वायुदाब जो है बढ़ जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यदि उसे पलायन करना है तो उसके वेग को वर्तमान वेग से कितना बढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 41%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, दूसरा कौन सा कथन सत्य इसमें दिया है। पहला दिया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, यही आपका सही है। द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा समान रहता है, लेकिन भार जो होता है आपका ये बदलता रहता है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, भार देखो चेंज होता रहता है। देखिए आपका क्या होता है, जो स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, ये आपका भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, और ध्रुवों पर क्या होगा, आपका सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए, ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से क्या होगा, अधिक होगा, ध्रुव पर अधिक होगा। ध्रुवों से अगर हम भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटता जाता है, ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, ये आपका ऑप्शन सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता, तभी तो क्रिया प्रतिक्रिया होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, सी इसका होगा। ऑप्शन, सोने के निम्नलिखित में से किस गुण के कारण यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होता है। सोने का कौन सा गुण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च तन्यता होती है इसमें और उच्च आघात वर्धनशीलता होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, रेडियो एक्टिव तत्व से क्या उत्सर्जित होता है। रेडियो एक्टिव तत्व से क्या उत्सर्जित होता है, तो अल्फा भी होता है आपका, बीटा भी होता है और गामा भी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। गामा जो है इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। आप लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन नेप्थलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में नेप्थलीन का रंग क्या होता है, तो गुलाबी होता है। इसमें ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए आपका जो नेप्थलीन होता है आपका क्षारीय विलयन में क्या होगा, गुलाबी होगा, गुलाबी या लाल होगा। और हम बात करते हैं अम्लीय में, क्या होगा, ये अम्लीय में रंगहीन होगा, रंगहीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन इसमें पूछ रहा है, गलत है। धातुएं धनायन बनाती, अधातुएं धनायन बनाती, ये गलत है आपका। अधातुएं नहीं बनाती हैं, धातुएं बनाती हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट है, अधातुएं धनायन नहीं बनाती हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल दवा जो कीटाणु के रूप में प्रयुक्त होती है वह कौन सा है। लाल दवा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी, पोटेशियम परमैंगनेट को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, KMNO4 जो है इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है, हेरोइन नामक ड्रग कैसे संशोधित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था। शून्य समूह, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रैमसे ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शून्य समूह में आपका जैसे जो निष्क्रिय गैसें आती हैं, हेलियम, नियॉन, आर्गन, जियान, रेडॉन। अगला प्रश्न है, आपका दिया है ये 88 परमाणु क्रमांक Ra226, यानी आपका रेडियम दिया है, से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा, तो किस समूह में, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर है, शून्य समूह में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंतृप्त वसी अम्ल को चुनिए। असंतृप्त जो है वसी अम्ल कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ओलिक अम्ल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा डिक्लोफिनेक। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मिलान करना है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 में क्या होता है आपका? विटामिन बी 12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। हीमोग्लोबिन में बात करें तो आपका लोहा, क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम और पीतल तांबा। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें पूछ रहा है कौन सा है, तो आपका जो लोहा होता है ये सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं पूछा है इसमें, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन परत। ओजोन परत आपका ट्रोपोस्फेयर में नहीं पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर मतलब होता है आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में थोड़ी पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? तो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, यानी किसमें? समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पी एनएमओ सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक। पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी तो आपका फफूंद होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला, डीएनए के संश्लेषण को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगुणन कहा जाता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग व उसके रोग कारक का सही का सुमेलित जोड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिफिलिस, सुजाक, ट्रिपोनेमा पैलिडम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? तो ऑप्शन ए, कोलिफॉर्म सिरका, ये आपका गलत है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आपका सही है। अगला, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मिड का, ऑप्शन बी। अगला, एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है, तो XY होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक को जैव पीड़कनाशी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैंथोमोनास कैंपेस्ट्रिस को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रदूषित जल का सबसे आम संकेतक जीव, ऑप्शन ए, ई कोलाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम कामयाब क्लोन स्तनी जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है डॉली नामक भेड़ थी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्लोन बनाया गया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में सर्वाधिक उत्पादित मछली रोहू नहीं है, ये आपका क्या है? सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली रोहू है, ये आपका सही है। नदियों के जल में अंडा देने वाली मछली आपका मृगला, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने की दिशा में पहला चरण क्या होना चाहिए? इसमें पहला चरण पूछा है, इसमें आपका पुनर्चक्रण दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से कमी होना चाहिए, यानी सबसे पहले हम उसको उसमें उपयोग में इसके कमी करेंगे। आपने 3R का नाम सुना होगा ना, रिड्यूस, रिड्यूस और रीयूज और रिसाइकल, तो मेरे हिसाब से कमी होना चाहिए, इसमें आपका पुनर्चक्रण दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में संघनन तब होता है जब, वायुमंडल में संघनन तब होता है जब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब आपका तापमान उस अंक पर पहुंच जाए, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस ये 26 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। अगला, बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2024 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024, बिहार के किस व्यक्ति को? तो कर्पूरी ठाकुर, नहीं, एक मिनट, पद्म विभूषण पूछा, ठीक है, पद्म विभूषण तो आपका बिंदेश्वरी पाठक को, ऑप्शन बी। भारत रत्न आपका कर्पूरी ठाकुर को मिला है, और बिंदेश्वरी पाठक को क्या मिला? आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इन्हें। और ये क्या थे? आपके सुलभ शौचालय के संस्थापक थे, सुलभ शौचालय का नाम सुना होगा आपने, उनके संस्थापक थे ये बिंदेश्वरी पाठक। इंपॉर्टेंट है, इन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। देखिए, पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 5 लोगों को प्रदान किया गया है, नाम ध्यान रखिएगा, चिरंजीवी को, वयंतीमाला, एस सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है। ठीक है, 5 लोगों का दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 10 दिसंबर 2023 को 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, पटना में किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लघु वन जाति द्रव्य क्रय यानी लाभा योजना शुरू की है? तो आपका किया किसने? उड़ीसा ने, ऑप्शन सी। अगला है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की गणतंत्र दिवस की झांकी ने जम्मू और कश्मीर लैवेंडर की खेती के माध्यम से किस किस क्रांति की शुरुआत पर प्रकाश डाला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बैगनी क्रांति। ठीक है, बैगनी क्रांति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? हलवा समारोह, तो ऑप्शन बी, बजट तैयार करने की प्रक्रिया से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ किया है, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, अगर जल्दबाजी में कभी कभी किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स को जरूर देख लिया करिए, ठीक है, ताकि आपका नुकसान ना हो। चेन्नई सुपर किंग ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हाल ही में 12 से 14 फरवरी तक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? दुबई में किया गया है, ऑप्शन बी। हाल ही में वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी, कर्नाटक में है, ऑप्शन सी। वर्तमान में टोटल कितने रामसर साइट है भारत में? तो 80 हो गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके जीवन और कृतियों पर आधारित ब्रेल लिप में ए प्रॉमिस्ड नेशन और नेबल नामक पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से कहां ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति कहां लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।